चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। आज 9 अक्टूबर है। आज ही के दिन कांसीराम साहब का परिनिर्वाण हुआ था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज 9 अक्टूबर है और आज ही के दिन बहुजन नायक कांसीराम साहब का परिनिर्वाण हुआ था। लेकिन बहुजन राजनीति कांसीराम साहब के जाने के बाद में बिल्कुल थम गई। यानी कि जिन कांसीराम साहब ने बहुजनों के हितों की खातिर, बहुजनों की उन्नति की खातिर, बहुजनों की राजनीति की खातिर, राजनीतिक न्याय की खातिर, बहुजनों की सामाजिक समानता की खातिर जो त्याग किया, आज के समय पर उनके त्याग का बहुजन समाज को परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है। उसका कारण क्या है, इतना हम विश्लेषण लायक नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय संविधान सबको बोलने की आज़ादी देता है। उस आज़ादी का उपयोग करते हुए हम बोल रहे हैं कि जिन कांसीराम साहब ने केवल 10 वर्ष के संघर्ष में, यानी कि 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की इन्होंने, और केवल 10 साल में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बना दिया, और वो भी उत्तर प्रदेश राज्य का, जो कि भारत देश का सबसे बड़ा सूबा है, राज्य है। ऐसे राज्य में मुख्यमंत्री मानिए आप एक प्रधानमंत्री, यानी कि कांसीराम साहब अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं थे, फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं लिया। उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। बहन कुमारी मायावती जी ना तो कांसीराम साहब के घर से थीं, परिवार से थीं, ना ही उनसे कोई रिलेशन यानी कि रिश्तेदारी थी। तो चूँकि उन्होंने अपने घर परिवार और रिश्तेदारों से हट करके मायावती जी को क्यों चुना? क्योंकि बहुजन राजनीति त्याग से चलती है, बहुजन विचारधारा त्याग से चलती है, और जहाँ कोई बहुजन त्याग नहीं करता है वहाँ पर अवनति होती ही होती है, पतन होता ही होता है। बहन कुमारी मायावती जी ने त्याग किया कि उन्होंने बहुजन समाज की खातिर शादी नहीं की। जिस प्रकार हम सभी की संतान होती है, बेटी और बेटा होते हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की बहुजन समाज के बेटे और बेटी ही उनके बेटे बेटी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इतना त्याग करते हुए भी उनका त्याग क्या सराहनीय है? तो इसका जवाब है कि नहीं। उन्होंने त्याग किया, शादी नहीं की। सबके परिवार होते हैं, बेटे बेटियां होती हैं, किसी का पति होता है तो किसी की पत्नी होती है, लेकिन ऐसा मायावती जी ने नहीं किया। इतना उन्होंने त्याग किया। लेकिन इतना त्याग करने के बावजूद भी अगर घर परिवार के सदस्य को ही आप आगे बढ़ाना चाह रही हैं, उत्तराधिकारी बनाना चाह रही हैं, तो आप इतना बताएं बहन कुमारी मायावती जी कि ऐसा क्यों है कि आप अपने भाई के बेटे को, भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित कर देती हैं। समय आने पर मैच्योरिटी की कमी भी बताती हैं, लेकिन आपने ऐसा क्या उनको सिखाया, क्या ऐसा बताया कि उनमें तुरंत से तो मैच्योरिटी आ जाती है? उनसे पुराने नेता में मैच्योरिटी नहीं आई। बहुजन समाज में कितने संघर्षशील नेता हुए हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात कही जाए तो डॉक्टर प्रीतम प्रसाद चौधरी जी एक परिपक्व नेता थे, मान्यवर फूल सिंह बरैया जी एक परिपक्व नेता थे, लेकिन इनकी मैच्योरिटी आपको जब से नहीं देखी जब से कांसीराम साहब थे। लेकिन आकाश आनंद जी की मैच्योरिटी आपको तुरंत से दिख गई। और
फिर आपको लगा कि आकाश आनंद जी में मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि उन पर FIR हो जाती है। चूँकि FIR भारतीय जनता पार्टी ने करवाई, भारतीय जनता पार्टी पर जब हावी हुए आकाश आनंद तो उन्होंने FIR करवाई। तो क्या आपने जो पार्टी से आकाश आनंद जी को बाहर किया तो फिर क्यों किया? अगर पार्टी से बाहर कर दिया, मैच्योरिटी उनके पास में नहीं थी, तो फिर उनको बाहर रखना चाहिए था। जितना कि पुराने राजनेताओं को आप पार्टी से बाहर निकालती हैं, इतने समय तक तो आपको रखना चाहिए था। जैसे बहुजन समाज में जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, ऐसे कई नेताओं से मैं मिला हूँ जो कि कांसीराम साहब के समय के राजनेता हैं। उनके समय पर उन्होंने सामाजिक कार्य किया, संघर्ष किया, लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। और फिर मैच्योरिटी की कमी थी तो आपने फिर ऐसे व्यक्ति को पार्टी का कोऑर्डिनेटर आपने बनाया ही क्यों? आपने पार्टी का अध्यक्ष आकाश आनंद जी को बनाया ही क्यों? अगर आपने बना भी दिया, फिर मैच्योरिटी की कमी आपको लगती है, तो क्या आपको इतना पता नहीं है कि बहुजन समाज में परिपक्व राजनेताओं की कमी नहीं है? अब तो परिपक्वता की बात कही जाए तो सभी बहुजन समाज के सामने चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सिद्ध कर दिया कि वह एक मैच्योर नेता हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक या बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को कोई सपोर्ट नहीं किया। उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद संसद तक पहुंचते हैं। तो आप बताइए कि जो अपने बलबूते से, अपनी मेहनत से, अपने त्याग से, अपने संघर्ष से जो व्यक्ति संसद में पहुंच रहा है, क्या हुआ है? कांसीराम साहब का उत्तराधिकारी नहीं है। बहुजन विचारधारा त्याग से चलती है और वचन के बेटे पैदा होते हैं बहुजन विचारधारा में। यानी कि जो बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, त्यागी होता है, ऐसा व्यक्ति ही बहुजन विचारधारा का असली उत्तराधिकारी होता है। तो हमें कहीं भी कोई कमी नज़र नहीं आती चंद्रशेखर आज़ाद जी में कि वह बहुजन समाज के असली प्रतिनिधि का दर्जा खो दें। उन्होंने अपनी मेहनत से बहुजन समाज के प्रतिनिधि होने का दर्जा हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कभी भी बहन कुमारी मायावती जी को अपशब्द नहीं बोला, ना ही उनका विरोध किया। इससे पता चलता है कि वह एक मर्यादा पुरुष हैं। आज की डेट में कहें तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम हैं बहुजन समाज के लिए। अगर बहुजन समाज इस बात को जितना जल्दी समझ लेगा उतना बहुजन समाज के लिए फ़ायदा है। और मैं तो कहता हूँ कि बहुजन समाज को ही नहीं, बहुजन समाज की जो आज के समय पे सबसे बड़ी लीडर हैं बहन कुमारी मायावती जी, उनको भी समझना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। उनके पास मैच्योरिटी है। पूरा बहुजन समाज इस बात को मानता है कि उनके पास में मैच्योरिटी है। और हम सभी को, चाहे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे कोई चंद्रशेखर का विरोधी हो या बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती जी का विरोधी हो, लेकिन अगर वह बहुजन है तो उसको बहुजन समाज के लिए कार्य करना चाहिए। कोई पद मिले या ना मिले, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है अगर, तो राजनीति की बात करें, राजनीति के लिए कार्य करें। लेकिन अगर आपको कोई पद नहीं मिलता है तो बहुजन विचारधारा को नहीं छोड़ें, क्योंकि बहुजन विचारधारा को छोड़ देने से हम सबको नुकसान होगा। और हम तो ये कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी एक वरिष्ठ राजनेता हैं और कांसीराम साहब ने जब उन पर भरोसा जताया है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो हम कौन होते हैं या चंद्रशेखर आज़ाद जी कौन होते हैं कि उनसे उनका ये दर्जा छीन लें। सबसे पहले अगर ज़रूरत पड़ी तो बहन कुमारी मायावती जी को ही प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आज़ाद बनाएंगे। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा
जब आप चंद्रशेखर आज़ाद जी को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में सफल हो पाएंगी, संघर्ष करेंगी और चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना उत्तराधिकारी मानेंगे। अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद जी को उत्तराधिकारी नहीं मानती हैं तो आप आज लिख कर के ले लो कि आप ना तो प्रधानमंत्री बनने वाले, प्रधानमंत्री तो क्या 2014 में आपकी एक भी सीट नहीं आई और 2019 में गठबंधन के साथ कुछ सीटें आ गई। तो कहीं ना कहीं जिनके साथ में यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ में आपने गठबंधन किया था, तो फिर भी उनके पास इतनी बहुजन विचारधारा के लिए सोचने के लिए जगह है, काम करने के लिए जगह है, जो अखिलेश यादव जी हैं, तभी आपसे गठबंधन कर लिया। अन्यथा आप तो किसी से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको लाभ ही हुआ। अखिलेश यादव जी ने जब आपके साथ में गठबंधन किया तो आपको सीटें मिली। 2014 में आपने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, 0 सीटें आई। 2024 में आपने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, 0 सीटें आई। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप बहुजन विचारधारा के लिए कार्य न करते हुए आपके पास या तो कोई परोक्ष संकट है जो कि आप बहुजन समाज के सामने नहीं रख पा रही हैं, और आज के दिन, आज के इतिहास में गूगल ने यूट्यूब को अधिग्रहित किया। यानी कि यूट्यूब को आज के ही दिन यानी कि 9 अक्टूबर 2006 को यूट्यूब अधिग्रहित किया गया गूगल के द्वारा। तो हमें समझना चाहिए कि आज सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल हैं, तमाम फेसबुक है, इनके माध्यम से अपनी बात को, अपनी आवाज़ को और अपने लोगों की आवाज़ को पूरे देश के सामने, सरकार के सामने रखनी चाहिए, जिससे वास्तविकता सरकार के सामने पहुँचे और सरकार की बात बहुजन समाज तक पहुँचे। इस बात के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए कि हमारे जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका दुरुपयोग न हो और अभिव्यक्ति की आज़ादी का हम पूरा उपयोग कर पाएँ। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।